जय श्री कृष्ण। नमस्कार। द्वादश भाव फलादेश, हाँ जी, 12वां भाव फलादेश। 12वां भाव फलादेश मैंने किया था, वीडियो डाली थी। उसमें आप लोगों ने लग्नों के हिसाब से पूछा, 9 ग्रहों का फलादेश बताइए सर आप लग्नों के हिसाब से। तो ठीक है, 12वां भाव क्या होता है ये तो मैंने वीडियो में आपको समझाया ही है कि 12वां भाव मोक्ष का भी होता है, यज्ञ का भी होता है, तपस्या का भी होता है, दान का भी होता है, खर्च का भी होता है, वैराग्य का भी होता है, संभोग का भी होता है, विस्तर का भी होता है, जेल का भी होता है, तपस्या का भी होता है, बाहरी यात्राओं का भी होता है, अवैध संबंधों का भी होता है, गुप्त संबंधों का भी होता है, दूसरी पत्नी का भी होता है। तो 12वां भाव किन किन चीज़ों का कारक होता है ये मैंने आपको जो है वीडियो में बताया था। उसकी लिंक जो है आपको, उस वीडियो की लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा यदि जिन लोगों ने नहीं देखी। बाकी जो एस्ट्रोलॉजी क्लास में शामिल हैं, जो एस्ट्रोलॉजी क्लास सीख रहे हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं, तो चलिए उनके लिए हम प्रेडिक्शन करते हैं कि यहाँ पर प्रत्येक ग्रह को बिठा कर देखेंगे कि कौन सा ग्रह बैठकर यहाँ पर क्या फल देगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्यदेव की। मेष लग्न में ये बात करेंगे। मेष लग्न में सूर्य यदि 12वें हाउस में बैठे हो यहाँ पर मेष लग्न में, ये काल पुरुष की कुंडली, ठीक है। ये पूरा फलादेश मेष लग्न वाले जातकों के लिए हो रहा है। मेष लग्न में सूर्य 12वें में है ना। मेष लग्न में सभी 9 ग्रह हम बिठा लेंगे 12वें हाउस में, एक एक ग्रह का प्रेडिक्शन करेंगे। मेष लग्न में सूर्य जो है पंचमेश होते हैं, ठीक है ना। मेष लग्न में सूर्य जो है पंचमेश होते हैं, तो त्रिकोण के स्वामी हो गए। पहले नंबर ये त्रिकोण कहलाता है, ये और ये त्रिकोण के स्वामी हो गए, ठीक है ना। 1 भाव, 5 भाव, 9वां भाव, ये 1, 5, 9 नंबर जो दिखा रहे हैं यही भाव कहलाते हैं, तो इनके स्वामी हो गए। द्वादश स्थान में सूर्य मीन राशि के हो गए हैं। मीन राशि गुरु की राशि होती है, तो यानी अपनी मित्र राशि में सूर्य जाकर वहां बैठ गए हैं, मित्र क्षेत्रीय हो गए, ठीक है ना। ऐसा जातक विदेशी व्यापार में रुचि रखने वाला होता है, ऐसा जातक विदेशी यात्राएं करता है। ऐसे जातक जिसका सूर्य जो है द्वादश भाव में बैठा हो, इसकी संतान बाहर कहीं जाकर अध्ययन करती है, जातक की संतान दूर रहती है, जातक देश विदेश की यात्राएं करता है। ऐसा जातक जिसका सूर्य बैठा हो 12वें हाउस में, ये रहस्यमय विद्याएं, कोई जादुई विद्याएं, जैसे उसमें हम एस्ट्रोलॉजी भी कह सकते हैं, रहस्यमय और रिसर्च, इन दोनों से रिलेटेड जो विद्याएं होती हैं, जो जानकारी होती हैं, उनका जानकार होता है। पुत्रे से द्वादशस्थे ब्रह्म ध्याने पुरो भवेत। पंचमेश यदि द्वादश स्थान में हो तो जातक पुत्र के दुख से सन्यासी हो जाता है, ऐसा सत्य जातकम के अनुसार बताया गया है। देखिए यह पुत्र है, जो 5 नंबर लिखा है ना, ये संतान है, और ये यहाँ जब 12वें हाउस में जाकर रहेगा, किसी भी व्यक्ति का पुत्र बाहर रहे, उससे दूर रहे किसी भी कारण से, तो उस जातक को तो फिर उसका जो भी कमाया हुआ धन है वो किसी काम का ही नहीं है, ये उस हिसाब से कहा गया है। तो उसी हिसाब से आप भी इसका अध्ययन करें, ठीक है ना। सूर्य 12वें में टैक्स व फाइन के रूप में जातक को दंड भी मिलता है। यदि किसी सरकारी अधिकारी से आपका झगड़ा वगैरह हो रहा है तो आपको जेल दंड भी मिल सकता है। यदि 12वें हाउस में आपका सूर्य बैठा है तो ये आपके लिए नुकसान वाली बात होती है। परंतु एक बात है, यहाँ पर जातक को सुख की नींद आती है। दिन का जो समय होता है वह जातक बस उसी चीज में निकाल लेता है, किस कंपटीशन में कह लो या फिर ईर्ष्या में कह लीजिएगा कि अरे यार उसका ऐसा हो रहा है मेरा नहीं हो रहा, उसका ऐसा हो रहा है मेरा नहीं हो रहा, बस उसी में मतलब अपना जी जलाता रहता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं। सूर्य की जो दशा है जातक के लिए मिश्रित फल देती है। तो ये मैंने आपको 12th हाउस में सूर्य का फलादेश किया है। अब इसके बाद मैं आपको चंद्र का फलादेश करता हूँ 12th हाउस में, ठीक है। अभी मेष लग्न में चंद्रमा जो है, ये देखिए चतुर्थ स्थान का स्वामी होकर यहाँ पर यदि हम बिठा लेंगे चंद्रमा को, है ना। मेष लग्न में चंद्रमा, ये देखो एक तो केंद्र का स्वामी हो गया, ये केंद्र कहलाता है। 1, 2, 3, 4 ये केंद्र कहलाता है। 1, 4, 7, 10 ये जो भाव हैं, जो नंबर लिखे हैं, जिनको मैंने राउंड बनाया है, ये केंद्र कहलाता है। तो केंद्र का स्वामी यदि व्यय स्थान में जाकर बैठा है, ठीक है ना, तो ऐसा जातक राज दरबार कोर्ट कचहरी में विजय पाने वाला होता है। क्यों? क्योंकि देखिए मेष लग्न है, मेष लग्न मंगल की है, और ये चंद्र जो है ये कर्क राशि का स्वामी है, तो इन दोनों में मित्रता है, ठीक है ना। तो मित्रता होने के कारण ये शुभ फलदायी हो गए। तो ऐसा जातक जो है कोर्ट कचहरी में विजयता पाता है, और ऐसा जातक जो है राज दरबार में सम्मान भी पाता है। ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, गुप्त विद्याओं को जानने वाला होता है, बुजुर्गों का नाम रोशन करने वाला होता है, विदेशों में जाकर अपनी किस्मत चमकाने वाला होता है, परम तेजस्वी होता है, व्यक्ति अच्छा होता है, ठीक है ना। मीन राशि का चंद्रमा जो है यहाँ पर अच्छा होता है मेष राशि वालों के, मेष लग्न वाले जातकों के लिए, और जिसका चंद्रमा जो है मीन राशि में है।
तो अब इसके बाद हम जो आपको है ना और भी इसकी कुछ खास बातें बताते हैं। जातक लंबी आयु वाला होता है, जातक के शत्रुओं का नाश होता है, ठीक है ना, जिसका चंद्रमा 12th हाउस में बैठा है, जिसका चंद्रमा जो है मेष लग्न मीन राशि में बैठा है। शत्रुओं का और इसका विरोध इस प्रकार से होता है कि एक तो यह शत्रुओं से बोलता नहीं है, लेकिन जब शत्रुओं को सामना करने की बात आती है तो ये मानकर चलो जड़ से शत्रुओं का विनाश कर देता है। एक तो बोलेगा नहीं और विनाश करेगा तो जड़ से विनाश करेगा। इस प्रकार की इसकी शत्रुओं से विनाश करने की कैपेसिटी होती है ना। जातक विदेश यात्रा, समुद्री यात्रा अवश्य करता है, विदेश में रहने के भी योग बनते हैं जातक के। परंतु जातक के जो है ना नेत्र की रोशनी, बाएं नेत्र की रोशनी कम होने के योग होते हैं। बाएं नेत्र में थोड़ा सा कम दिखाई देने लगता है, उम्र दराज जैसे ही होता है। और यदि सावधानी ना बरती जाए तो एक आंख नष्ट होने की भी संभावनाएं बढ़ती हैं। यदि सावधानी ना बरती जाए या अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसे में जातक को जो है वाम चक्षु नश्यंती व्यय भावे गते चंद्र वाम चक्षु नश्यंती, एक आंख जो है उसकी नाश भी हो जाती है। मेष लग्न में मीन राशि में जब चंद्रमा बैठता है तो इस प्रकार से उसका फलादेश होता है। जातक को चंद्रमा की दशा 50% जो है शुभ फल देती है, 50% अशुभ फल देती है। यदि गुरु की स्थिति शुभ हो कुंडली में तो पूर्णतः अनुकूल रहेगी, और यदि चतुर्थ स्थान में शुभ ग्रह बैठे हों तो 60% दशा शुभ फल देती है, और यदि चंद्रमा शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो 70% शुभ फल देता है। यदि चंद्रमा पीड़ित हो तो फिर 40% बुरा फल मिलता है। और चंद्रमा पर दो ग्रहों का, दो पापी ग्रहों का, दो क्रूर ग्रहों का दृष्टि यदि पड़ती है या युति रहती है तो जातक का ये मानकर चलिए चंद्रमा की पूरी दशा जो है खराब निकलती है। तो ये मैंने आपको चंद्र की महादशा बताई है। अब इसके बाद आपके लिए मेष लग्न में 12th हाउस 12वें भाव में मंगल ग्रह क्या फल देते हैं वो मैं आपके लिए बताता हूँ। चलिए समझते हैं। मेष लग्न में मंगल लग्नेश व अष्टमेश होता है, पर लग्नेश मंगल को अष्टमेश का दोष नहीं लगता। मंगल यहाँ मीन राशि का होकर 12वें स्थान में बैठा है। आप देख रहे हैं 12 नंबर में जो मंगल लिखा है वह 12वां स्थान है और वही मीन राशि है। मीन राशि गुरु की राशि होती है। गुरु मेष लग्न वालों के लिए योग कारक ग्रह होता है। फलतः मीन राशि में मंगल हर्षित एवं नियंत्रित रहेगा। ऐसा जातक शत्रुओं को परास्त करने में समर्थ रहेगा। घर का मुखिया होता है। जातक यात्राएं अधिक करता है एवं पिता दादा बाप दादाओं की कीर्ति को बढ़ाता है। हाथ जातक का खर्चीला होता है। जातक दानी भी होता है, ठीक है, क्योंकि मीन राशि का मंगल है तो दानी होगा, खर्चीला होगा, लेकिन अच्छी जगहों पर जातक का दान होगा। थोड़ा सा गर्म भोजन खाने की प्रवृत्ति वाला होगा, यह जातक की एक निशानी रहेगी। और साथ ही साथ प्राण जाए पर वचन न जाए, यानी गुरु भक्त भी होगा। दूसरा अपनी बात का पक्का होगा, जो बोल दिया यानी वो करके रहेगा। यह जातक के लिए एक निशानी मानकर चलें। जिस व्यक्ति की मेष लग्न हो और उसका मंगल 12th हाउस में बैठा हो तो ये जातक का 101% है कि वो जो बोलेगा उसको करके ही रहेगा, वरना जीवन भर आपको मुंह नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। जातक का बड़ा भाई जरूर होता है, यह भी इसकी एक निशानी होती है जिसका मंगल यहाँ पर बैठा हो। और यदि जातक का बड़ा भाई नहीं है तो उसे बड़े भाई जैसे किसी व्यक्ति की सपोर्ट मिलती रहती है, जो कि बिल्कुल बड़े भाई की तरह उसे सपोर्ट करता है। मंगल द्वादश भाव में जातक का रुपया मुकदमे में या फिर अपराध में या फिर किसी गलत प्रवृत्ति में या फिर कहें शत्रु का नाश करने में जातक का पैसा खर्च होता है। यहाँ पर दृष्टि की बात करें तो मीन राशिगत मंगल यहाँ पराक्रम स्थान, छठे स्थान एवं सप्तम स्थान पर पूर्ण दृष्टि डाल रहा है। फलतः ऐसे जातक को मित्रों से लाभ होता है। सघन जनसंपर्क जो होता है उससे भी लाभ होता है। जातक अपने पराक्रम से शत्रुओं का नाश करता है। उसे पत्नी का सुख मिलता है। पत्नी आज्ञा मानने वाली रहती है, यह स्पष्ट है। ओह यार ये कितनी औसम है यार। मेष लग्न की कुंडली में यदि मंगल व्यय भाव में है तो ये रहता है। बट इतना एक बात जरूर है कि जातक सदैव जो है बाहर जाने के लिए इच्छित रहेगा। जातक का मन बहुत कम है कि अपने घर पर लगे, वह सदैव बाहरी यात्राओं में या बाहर कहीं जाने के लिए उसका मन लगा रहेगा कि कब मैं बाहर जाऊं, कब मैं बाहर निकलूं। इस तरीके का उसका मन होता रहेगा। बाहरी क्षेत्र में या बाहरी लोगों से बाहरी जनसंपर्क करके ही उसको आनंद प्राप्त होगा। घर पर या कहने का मतलब यह है जो अपने शहर में रहने से इसको ऐसा लगेगा कि मैं कब इस देश से उस देश जाऊं। अब शायद आप लोग समझ गए होंगे। देखिए भाई, हम तो देसी आदमी हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं हैं। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। हम तो सिर्फ संस्कृत पढ़े हैं, ज्योतिष अध्ययन किए हैं, भागवत जी पढ़े हैं, शिव पुराण पढ़े हैं,
अच्छा, हमको सिखा रिया है। हिंदी की भाषा आती है, संस्कृत की भाषा आती है, तो आप लोगों की ये फॉरेन कंट्री वाली भाषा ज़्यादा अच्छी नहीं आती हमें, इसलिए जो हम समझाना चाह रहे हैं यदि समझ नहीं आ रहा तो कमेंट में समझाइएगा आप हमें, तो उस प्रकार से फिर हम आपको दोबारा से प्रयास करेंगे, ठीक है ना, समझाने के लिए। और मंगल की महादशा की यदि हम बात करें तो यह मिश्रित फल देती है। जातक के लिए शुभ ग्रह की यदि दृष्टि पड़ती है तो दशा अत्यंत शुभ फल देती है, और यदि 3 अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तब जाकर मंगल की दशा अत्यंत बुरी फल देती है। 2 अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ने पर जातक को जो है, जातक का धन जो है शत्रु नाश में खर्च होगा, और राहु या शनि की दृष्टि, यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ने पर जातक का पैसा जो है हॉस्पिटल में खर्च होगा, और राहु की दृष्टि पड़ने पर राजदंड से संबंधित किसी गलत कार्य में फंसने के कारण जातक का पैसा खर्च होता है मंगल की दशा में, ठीक है, मंगल की दशा अंतरदशा में। ये मैंने आपको मंगल का फलादेश बताया है मेष लग्न में 12th हाउस में। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ बुध ग्रह यदि बैठा हो यहाँ पर तो क्या फल देगा। अभी मेष लग्न में बुध की द्वादश भाव पर क्या कंडीशन बनती है और क्या उसका फल होगा उसको हम समझते हैं। मेष लग्न में बुध देखिए तृतीयेश और षष्ठेश होता है। तृतीय भाव ये हो गया, छठवां भाव ये हो गया, इन दोनों का स्वामी होकर बुध यहाँ पर बैठ गया व्यय भाव में। तो बुध लग्नेश मंगल, लग्नेश क्या है, ये मंगल होता है। तो बुध लग्नेश मंगल का मित्र नहीं है। द्वादश स्थान में बुध मीन राशि का है, जो बुध की नीच राशि होती है। ऑलरेडी बुध है ना, यहाँ पर नीच राशि का हो गया है। जातक गुप्त विद्याओं का, तंत्र मंत्र का, ज्योतिष का, आयुर्वेद का ज्ञाता होगा। ऐसा जातक एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, एक अच्छा वकील बन सकता है, बहुत ही तर्क वितर्क करने वाला। देखिए बुध यहाँ नीच राशि का है, तृतीयेश और षष्ठेश का स्वामी। छठवां भाव ये जो है ये रोग ऋण रिपु इन सब पर विजय पाने वाला होता है। तृतीय भाव परिश्रम का होता है, यानी किसी भी हद तक जा सकता है ये व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए। बुध यहाँ पर बैठा है नीच का होकर, नीच का होना मतलब किसी भी हद तक जाना। तो ऐसा जाता किसी भी हद तक जाकर अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है, लोगों को सफलता दिला सकता है। इसके जन्म में परिवार, धन दौलत की वृद्धि पाने वाला, बुजुर्गों की संपत्ति पाने वाला। जातक की जो बहन होती है यह इसके घर में दुखी रहेगी बट ससुराल में सुखी रहेगी। ये यहाँ पर बुध का फलादेश होता है। बुध यदि हम नीच का है तो क्यों, क्योंकि बुध नीच का है और बुध ग्रह बहन का भी कारक है। तो घर में दुखी बट ससुराल में सुखी, ये जस्ट अपोजिट ये वाला भाव है। ये बहन की ससुराल के लिए होता है, ये बहन के पक्ष का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, तो उससे रिलेटेड ये बात होती है। यहाँ पर विशेष बात है द्वादश स्थान में जातक का रुपया शिक्षा के कार्य में खर्च होता है, धार्मिक चीज़ों में खर्च होता है, दान पुण्य में खर्च होता है। निशानी इसकी यदि हम कहें तो आयु इसकी लंबी होती है, अच्छा जीवन जीने वाला होता है। मानकर चलिए जातक विदेशी व्यापार करके अत्यधिक पैसा कमा सकता है। ऐसा जातक का कोई छोटा भाव नहीं होता है, छोटा भाई नहीं होता है, लेकिन बाहरी लोगों से, बाहरी क्लाइंटों से जातक बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। जातक बाहर भी रह सकता है, यदि ऐसा जातक बाहर रहता है तो काफ़ी अच्छी मात्रा में धनार्जन करेगा। ये मेष लग्न में हमने व्यय भाव में बुध ग्रह क्या फल देगा उसका फलादेश किया है। अब इसके बाद हम आपको लिए गुरु का फलादेश करेंगे कि गुरु ग्रह क्या फल देगा। अभी मेष लग्न में गुरु जो है 12वें स्थान में यदि बैठता है तो गुरु नवम त्रिकोण का स्वामी होता है। एक तो त्रिकोण का स्वामी कैसे, ये 1, ये 2, ऐसे, ठीक है, 1, 5, 9, ये त्रिकोण का स्वामी हो गया। तो यहाँ शुभ फलदायी होता है, उसे यहाँ व्ययेश होने का दोष नहीं लगेगा। द्वादश स्थान में गुरु मीन राशि का है, स्व राशि का है, स्वग्रह ही है। तो ऐसे जातक कुल गुरु की तरह सर्वत्र पूजनीय, आदरणीय होता है, सम्मान प्राप्त करने वाला होता है, कर्मकांडी होता है, ज्ञानी होता है, पंडित होता है, बहुत अच्छा विद्या का दान करने वाला होता है। भृगु संहिता के अनुसार यहाँ पर कहा जाता है शुभयुते स्वक्षेत्रे स्वर्गलोक प्राप्ति ही। ऐसा जातक मृत्यु उपरांत स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। इस कुंडली वाले जातक को सताने वाला बर्बाद हो जाता है एवं आशीर्वाद पाने वाला तर जाता है। जातक परोपकारी होता है, धनवान होता है, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं। मेष लग्न में मीन राशि में जिस व्यक्ति का गुरु बैठा है, मानकर चलिए उसको आप सदैव उसका पूजन पाठ करें, उसका सम्मान करें। मानसिक रूप से बोल रहे हैं ऐसा, मानसिक, ये नहीं कह रहे हैं कि उसके सामने आपको थाली लेकर खड़े होना है, लेकिन आप समझ जाइए कि ये व्यक्ति कोई भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। क्योंकि 12वां हाउस जो है यह मोक्ष का भी है, ये बैकुंठ का भी है, ये हमारे आने वाला जो हमारा जीवन है,
कि अगला जीवन में हम किस योनि में जाएंगे, ये उसको भी दर्शाता है। तो यहीं से हमें गुरु ग्रह को देख कर हम समझेंगे कि जो ये सामने व्यक्ति बैठा है, जिसकी हम कुंडली देख रहे हैं, जिसके 12th हाउस में मीन राशि में गुरु बैठा है, ये व्यक्ति पूजनीय है, सम्मानीय है, इसका हमें आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। द्वादश भाव में द्वादश से स्वग्रही है, तो एक देखिए विमल नामक विपरीत राजयोग बन गया। पहली बात तो यहाँ पर ये बनती है, ऐसा जातक गूढ़ स्वतंत्र विचारों वाला, प्रतिष्ठित एवं धनी भी होता है, एवं इसे विपरीत राजयोग इसे ही कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये व्यय भाव है, त्रिखड़ाय भाव में आता है, यानी ये भाव दोषजन्य है। उसके बाद भी यहाँ पर गुरु इतनी अच्छी कंडीशन में, इतनी अच्छी राशियों में, इतने अच्छे योगों में मिलकर बैठा है, तो इसे ही विपरीत राजयोग भी कहते हैं। उत्तम ज्ञानी होता है ऐसा जातक, सब कुछ होने के बाद भी बैरागी होता है। जातक धन संग्रह में विश्वास रखेगा, लेकिन उस धन को किसी धार्मिक संस्था, ट्रस्ट वगैरह में भी लगाएगा एक आयु के बाद, जैसे कोई आश्रम वगैरह बनाना, ये जातक की निशानी है कि वहाँ गुरु बैठा है, तो हाँ भैया ये जातक ऐसा जरूर करेगा, आप उसको ऐसा करते हुए देखेंगे। गुरु की दृष्टि, अमृत दृष्टि चतुर्थ भाव में, षष्ठम भाव में, अष्टम भाव में पड़ती है। फलतः सुख में वृद्धि, शत्रुओं का नाश, और ऐसा जातक दीर्घजीवी होता है। कैसे? यहां से देखो, गुरु की ये दृष्टि हो गई, ये दृष्टि हो गई और ये दृष्टि हो गई, तो यहां पर दृष्टि पड़ने से सुख में वृद्धि हो रही है। यहां पर गुरु की दृष्टि पड़ने से रोग ऋण रिपु का सबका वो मिटाना हो रहा है, और अष्टम भाव में दृष्टि पड़ने से जातक की आयु दीर्घ हो रही है, एवं जातक का गुप्त धन भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हमने मेष लग्न में मीन राशि में बैठे हुए गुरु का फलादेश किया है, व्यय भाव में बैठे हुए गुरु का फलादेश किया है। अब इसके बाद हम शुक्र ग्रह का फलादेश करते हैं। तो आइए शुक्र ग्रह क्या फल देगा हमें, हम उसको समझते हैं। अच्छा, दशा की बात रह गई थी कि गुरु ग्रह यहाँ पर क्या दशा फल देगा हमें। तो देखिए, जैसे ही जातक का कॉलेज पूरा होता है तो जातक का भाग्योदय पूर्ण हो जाता है, यानी भाग्योदय शुरू हो जाता है और गुरु की दशा जातक के लिए सर्व कार्य सिद्धि वाली दशा होती है। गुरु की दशा में जातक के सभी कार्य होते हैं, गुरु की अंतरदशा में जातक के लिए सभी कार्य होते हैं। और इस जातक के लिए जिसका गुरु व्यय भाव में बैठा है, एक पॉइंट जो मैंने बताया है, ये वाकई में प्रैक्टिकली देखा हुआ है कि जैसे ही इसका कॉलेज पूरा होगा, जैसे ही इसका विद्या अध्ययन करने का समय पूरा होगा, और ये कहीं ना कहीं नौकरी में या व्यवसाय में, जहाँ भी जिस काम में भी, जो भी इनका काम है, जो भी इनका वर्क है, उस काम में ही लग जाते हैं। इनको फालतू ऐसा भी नहीं है कि 4 महीने भी इंतजार करें, बिल्कुल ऐसा नहीं रहता। इनको आप ये ऐसा मानकर चलें, भगवान इनके हाथों में ही सब कुछ पहले से एडवांस दे देता है कि भैया आपको इसके बाद ये काम करना है, ठीक है ना। तो ये मैंने इसका फलादेश किया। चलिए अब करते हैं शुक्र ग्रह का फलादेश। मेष लग्न में शुक्र जो है द्वितीयेश व सप्तमेश, सप्तम भाव ये हो गया, द्वितीय से हो गया, ठीक है ना। तो मेष लग्न में शुक्र द्वितीयेश व सप्तमेश 2 मारक स्थानों का स्वामी होता है, ठीक है ना। देखिए, ये भी मारक भाव कहलाता है और ये भी मारक है ना। इन दोनों की जब एक ही राशि आए, इन दोनों में एक ग्रह की राशि आती है, तो ये मारक स्थान कहलाने लगते हैं, तो मारक स्थानों का स्वामी कहलाता है। तो यहाँ पर जो है शुक्र जो है यहाँ पर परम पापी, ठीक है ना, परम पापी व अशुभ कहलाएगा। परंतु द्वादश स्थान में शुक्र मीन राशि का है, तो यहाँ पर ये उच्च का हो गया है, शुक्र मीन राशि में उच्च का हो जाता है। द्वादश स्थान में शुक्र का उच्च का होना एक प्रकार से राजयोग कहा गया है। जातक धनवान, संपन्न, सुखी एवं खर्चीले स्वभाव का होता है। जातक की स्त्री सत्वंती होती है, सुखवंती होती है। जातक संगीत प्रेमी, यात्रा प्रेमी व अभिनय का प्रेमी होता है। द्वादश स्थान में शुक्र जो है द्वादश शुक्र योग बनाता है। ऐसा जातक की स्त्री धन ऐश्वर्य प्रदान कराने वाली होती है। जातक दीर्घायु प्राप्त करता है। जातक को शयन सुख श्रेष्ठ मिलता है। जातक परदेश में जाकर अत्यधिक सुखी रह सकता है या प्रदेश में जाकर अत्यधिक धन कमा सकता है। जातक के कई स्त्रियों से संबंध रह सकते हैं और जातक के गुप्त संबंध भी रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद भी समाज उसे गलत नज़र से नहीं देखेगी। जातक जो है देखने में सुंदर होता है, ऐसा जातक बाहरी लोग इससे बहुत आकर्षित होते हैं। मानकर चलो भव सागर से पार कराने वाली जो कामधेनु गाय है, उसके समान यह मीन राशि का शुक्र है। दीन दुखियों की मदद करने वाला होता है ये। जातक धन संग्रह में विश्वास रखता है। जिस व्यक्ति का शुक्र 12वें हाउस में मीन राशि का बैठा है मेष लग्न में, आप उसके पास चले जाओ, आपकी कोई भी समस्या लेकर, वो उसका सॉल्यूशन आपको करके देगा। ये जो मैंने बोला है ना, भव सागर से पार कराने वाली कामधेनु गाय है,
उसका मतलब जो व्यक्ति की ये कुंडली है, जिसका शुक्र यहाँ बैठा है, वही ऐसा व्यक्ति है, ये आपकी किसी भी समस्या का समाधान करके ही रहेगा, आपको परेशानी से निकालेगा। शुक्र की दशा शुभ फल देती है। शुक्र की दशा जातक का अनेक स्त्रियों से संबंध भी कराती है। ये शुक्र की दशा अंतरदशा में जातक को फल प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेष लग्न में व्यय भाव में मीन राशि का शुक्र क्या फल देगा वो मैंने आपको बताया। अब इसके बाद हम बात करेंगे शनि ग्रह की। मेष लग्न में शनि राज्येश व एकादशेश होने से पापी होता है, ठीक है। राज्येश मतलब ये, एकादशेश मतलब ये, ठीक है। मेष लग्न में शनि राज्येश व एकादशेश होने से पापी है। शनि मंगल की शत्रु राशि है। द्वादश स्थान में शनि मीन राशि का होगा। 12वां शनि अकाल मृत्यु का कारक होता है। चौथा, 8वां, 12वां ये शनि जो है साढ़े साती के भी होते हैं, अकाल मृत्यु के होते हैं, ढैया के होते हैं। जैसे कि चौथी राशि कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इन राशियों का शनि जो है, ढैया जो है, सदैव खतरनाक होती है। तो ये 12वां शनि अकाल मृत्यु का योग कारक बनाता है। ये 12वां शनि जो है ये एक्सीडेंट कराता है। पतितः विकलांग पाप युते नेत्रच्छेदः, ऐसा जातक पतित विकलांग होता है। जातक बड़े परिवार जमीन जायदाद का स्वामी होता है। क्यों? क्योंकि जमीन का भाव ये हो गया, लाभ का भाव ये हो गया, और यहाँ इन दोनों का स्वामी होकर यहाँ बैठ गया, तो जमीन जायदाद का स्वामी होता है। ये इसकी मित्र राशि है, ठीक है। तो परिवार का स्वामी का यहाँ पर हो गया। वृषभ राशि जो है शनि की मित्र राशि है, तो जातक को जो है ना बड़ी जमीन जायदाद प्राप्त होती है। जातक परोपकारी होता है, त्यागी होता है, धन दौलत को हाथ का मैल समझने वाला होता है। और ऐसा जातक वृद्धावस्था में सन्यासी, त्यागी, वैरागी हो जाता है। कुछ नहीं तो घर में रहते हुए भी अकेला रहता है। ऐसा जातक बहुत पैसा खर्च करता है। जवानी में गलत जगहों पर पैसा खर्च करता है। 35, 40, 45 के बाद जातक सही जगहों पर पैसा खर्च करने लगता है। मगर ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी बनाने में, नहीं, फिर मानकर चलो मंदिर ट्रस्ट वगैरह में, यानी एक सहयोग में बुढ़ापा, अब उसको समझ में आने लगता है इस एज में कि अरे यार मैंने बहुत उल्टे सीधे काम किए, तो फिर ऐसा जातक जो है माया मोह समझने लगता है। गीता जी पढ़कर सब कुछ कृष्ण जी का भक्त बनने का उसमें धुन में चलने लगता है, ठीक है। और तपस्या की राह करने लगता है। और मानकर चलो सच में ऐसा जातक तपस्या करता है तो उसका अगला जो जीवन है वो वाकई में एक धार्मिक व्यक्ति का जीवन बनता है, एक पंडित व्यक्ति का जीवन बनता है, एक अच्छे व्यक्ति का जीवन बनता है, और उसका जीवन सुखमय रहता है। मानकर चलो ऐसे जातक का कोई बड़े भाई हैं भी तो या तो उनसे बनेगी नहीं, और मानकर चलो बन रही है तो किसी न किसी कारण से वो दूर हो जाएंगे या मृत्यु के योग बन जाएंगे। ले देकर ऐसे जातक को बड़े भाई का सुख नहीं मिलता। जातक को धन का नुकसान होता ही रहता है। जातक का रुपया फालतू पैसों में खर्च होता ही रहता है। वही मैंने कहा कि व्यर्थ खर्च होता ही रहता है। जातक फालतू चीजों में पैसा खर्च करता रहता है। मेष लग्न में 12वें हाउस में शनि होता है, वह कमल विधाता, आराम, जातक के सिर पर गंजापन जल्दी आता है। ऐसा जातक धार्मिक कार्यों में रुपया जरा में खर्च करता है। दृष्टि की यदि हम बात करें तो शनि की दृष्टि धन में बढ़ोतरी करती है, शत्रु का नाश करेगी, भाग्य का द्वार खोलेगी, क्योंकि शनि की पूर्ण दृष्टि धन स्थान, षष्ठम स्थान और भाग्य स्थान पर पहुंचती है। शनि मीन राशि का होना इतना अशुभ फलदायी नहीं है। विदेश में कमाने के लिए यह बहुत ही योगकर है। ऐसा जातक विदेश में अवश्य जाएगा। शनि की दशा में शुक्र की अंतर्दशा या मंगल की अंतर्दशा या चंद्र की अंतर्दशा जब आएंगी तो जातक व्यभिचारी हो जाएगा, गलत संबंध भी बनेंगे, गुप्त संबंध भी बनेंगे। ये जो तीसरी दृष्टियां हैं यहाँ से 1, 2, 3, ये तीसरी दृष्टि, ये छठवीं दृष्टि हो गई और ये 10वीं दृष्टि हो गई। तो ये मैंने आपके लिए दृष्टि बताई है जातक के लिए। जातक की जो दशा है ये इसको मिश्रित फल देने वाली होती है, न बहुत अच्छा और ना ही बहुत बुरा। तो मैंने मेष लग्न में व्यय भाव में शनि का फलादेश किया है। अभी इसी के बाद राहु क्या फल देगा मेष लग्न में, आइए हम जानते हैं। व्यय भाव में उसका प्रेडिक्शन करते हैं। मेष लग्न में द्वादश स्थान में राहु मीन राशि का होगा। मीन राशि द्विस्वभाव राशि है, जलचर राशि है। ऐसा जातक बहुत बड़े परिवार को पालने वाला, धनवान व सुखी होगा। रात को आराम से सोने वाला, गुप्त विद्याओं वाला, तंत्र साधना का जानकार होगा। मित्रों एवं परिवारजनों के शुभ कार्यों पर रुपया खर्च करने वाला, व्यवहारिक ज्ञान से संपन्न, बुद्धिमान एवं विवेकशील व्यक्ति होगा। ऐसे जातक को नींद में कमी महसूस होती रहेगी। यदि अन्य अशुभ ग्रहों का प्रभाव भी मानकर चलो इस पर पड़ रहा है,
लग्न पर या चंद्रमा पर हुआ तो जातक की कल्पना का अंत दुखद होगा, जातक की सोच विचार का अंत दुखद होगा, जातक की प्लानिंग का अंत दुखद होगा। ऐसे जातक को बहुत अच्छी नींद लगती है, उसके बाद भी मतलब इसको नींद की कमी रहेगी। ये 12 घंटे भी सोगा ना, उसके बाद भी सोचेगा अरे यार थोड़ा सा 1 घंटा और सोना था, नींद की कमी रही मुझे आज। राहु है ना, वहां धुआं है। देखिए ये जो राहु है ये व्यय भाव में धुआं है। राहु क्या है? अंधेरा है। राहु क्या है? मैजिक है। राहु क्या है? जादू है, नशा है। राहु व्यय भाव में, तो जातक को नींद का नशा बना रहेगा। वो व्यय भाव नींद का ही भाव है, खर्च का भाव है, तो जातक खर्च करेगा, अंधा खर्च करेगा। ऐसे जातक के पांव पर काले रंग का तिलवा दाग कुछ भी मिल सकता है। तलुआ जो होता है, तलुआ आप देखेंगे सीधे पांव का, तो उसमें आप जरूर देखेंगे कि उसमें तिल या काला सा कोई आपको निशान जरूर मिलेगा। मकान के आखिर में अंधेरा कमरा, जंग लगा हुआ लोहे का सामान अवश्य ही मिलेगा आपको, पुराना सामान अवश्य ही मिलेगा, जिसका राहु यहाँ 12th हाउस में बैठा है। जीवन संघर्षमय रहेगा ऐसे जातक का। ऐसे जातक की दुष्टों से मित्रता होती है और सज्जन जो व्यक्ति होते हैं उनसे परम शत्रुता होती है। कुछ ना करते हुए भी लड़ाई हो जाती है अचानक। और इसके ऊपर से राहु यदि और भी ज्यादा शुभ हुआ तो नेत्र रोग की समस्या बनती है, पैर में जख्म लगते हैं, मामा की मृत्यु बड़े ही बुरी तरीके से होती है, अकाल मृत्यु होती है मामा की। घर में एक बार चोरी अवश्य होती है ऐसे जातक के, एक ना एक बार घर में चोरी अवश्य होती है। 12वें स्थान पर मीन राशि का राहु अध्यात्म ज्ञान एवं संन्यास की दुनिया में ले जाने वाला होता है। जातक का रुपया फालतू कार्यों में खर्च होगा। यदि आपका राहु 12वें हाउस में है, किसी क्लाइंट का राहु 12वें हाउस में है, तो आप उसको बोलो भैया तुम अध्यात्म की दुनिया में जाओ, तो वहां से उसका जीवन सुधार पर आ जाएगा। यही उपाय है। जैसे जैसे वो व्यक्ति धार्मिक बनता जाएगा उसके जीवन में सुधार आता जाएगा, उसका पैसा अच्छी जगह खर्च होने लगेगा, फालतू खर्च नहीं होगा। दशा शुभ फल नहीं देती राहु की, यात्रा में नुकसान कराती है। शत्रु अचानक वार करेंगे, हमला करेंगे, अचानक कहीं एक्सीडेंट के योग बनते हैं। यदि गुरु की स्थिति इस कुंडली में शुभ हो तो राहु की दशा मिश्रित फल देती है, परंतु कोई शुभ ग्रह ना देख रहा हो तो राहु की दशा जो है जातक को राजदंड भी दिला सकती है। ऐसे में जातक को राहु का जाप कराना अत्यंत आवश्यक है। जातक को राहु का जाप कराना चाहिए, राहु कवच का पाठ करना चाहिए, राहु का तांत्रिक हवन करना चाहिए। आर्थिक स्थिति सही करने के लिए अपनी आय का कुछ हिस्सा पुत्री, बहन, भांजी पर खर्च करना चाहिए। लाल कपड़े की थैली में सौंफ डालकर सिलाई करके उस थैली को जो है अपने बिस्तर पर सिरहाने तकिया के यहाँ रखना चाहिए। और एक बात ध्यान रखें कि रसोई घर में बैठकर खाना खाने से राहु खराब होता है। जिसका राहु यहाँ मीन राशि में है और लग्न उसकी मेष है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी रसोई घर में बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए, या डाइनिंग टेबल पर जो हम सब्जी की कढ़ाई रख देते हैं, रोटी का वो पैना रख देते हैं और वहीं बैठकर हम थाली में खाते हैं, तो वो भी नहीं करना चाहिए। यानी एक अलग टेबल पर अपनी थाली लेकर भोजन करना चाहिए। दूसरा भोजन जूठा ना हो। डाइनिंग टेबल पर यदि आप थाली रख के खाते हैं तो कॉमन सी बात है वहां कढ़ाई जो रखी है वो भी स्वतः जूठी हो जाती है। जिनका राहु बैठा है उन्हें ऐसे भोजन नहीं करना चाहिए। चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे केतु की, कि केतु क्या फल देगा। मेष लग्न में व्यय भाव में केतु मीन राशि का होता है, जल राशि है एवं द्वि स्वभाव राशि है। ऐसा जातक जमीन जायदाद का स्वामी होना चाहिए। जातक का गृहस्थ जीवन सुखी होता है। जातक ऐश्वर्यवान व धनवान होता है। संतान से सुख पाने वाला होता है। शत्रुओं पर विजय पाने वाला होता है। पराक्रमी व्यक्ति होता है। ये इसकी 7वीं दृष्टि सीधी शत्रु भाव पर जा रही है, शत्रुओं से विजय होगी इसकी। आयु में वृद्धि कराने वाला होता है। यहाँ से देखिए ये दृष्टि अष्टम भाव आयु पर जा रही है, आयु में वृद्धि कराने वाली होती है। ये देखिए ये दृष्टि है ना सुख भाव पर जा रही है, सुख में वृद्धि कराने वाली होती है। और ऐसे जातक को और चाह बनी भी रहती है, आयु की चाह और बनी रहेगी, सुख की चाह और भी बनी रहेगी, जीतने के बाद और भी अपनी जीत का ढिंडोरा। नहीं यार 4 लोगों को पता चला है, नहीं यार 40 लोगों को पता चलना चाहिए। ऐसे जातक की मानसिकता बनेगी। मीन राशिगत द्वादश स्थान का केतु जातक को निज नए कपड़े, नए वस्त्र पहनने का शौक कराता है। बाहरी यात्राएं कराने के लिए ललायत रखता है। कोई भी नई वस्तु देख रहा है तो उस नई वस्तु की जानकारी खोज करने की आदत रखता है, रिसर्च करने की आदत रखता है। ऐशो आराम, जिद, विरासत, ये सब जातक के पास आराम से होते हैं। जातक की जो पांव की एड़ी है उसमें कोई सहज जैसे रंग का निशान होता है, दाग होता है। केतु की दशा जातक को तीर्थ यात्राएं कराती है, परोपकार के कार्य में लगाती है। केतु की दशा जातक के लिए शुभ फलदायक रहती है, परंतु गुरु की यदि कंडीशन देखकर हम फलादेश करें केतु की दशा का तो और भी अच्छा फल मिलता है हमें केतु की दशा का। मानकर चलो यहाँ पर अशुभ ग्रह हैं, अशुभ ग्रहों की युति है यहाँ पर, तो केतु की फलादेश, केतु जो है ना
अपना फल नहीं दे पाता है, अपनी दशा का फल नहीं दे पाता है। मानकर चलो केतु के साथ यहाँ शनि बैठा है तो शनि की दशा का फल प्राप्त होगा, ना कि केतु की दशा का फल प्राप्त होगा। और अकेला केतु यदि बैठा है, गुरु भी शुभ है आपकी कुंडली में, तो 100% है कि केतु की दशा में जातक जो है धनवान बनेगा। और यही केतु वृद्धावस्था में जातक को मोक्ष की तरफ ले जाता है। तो ये मैंने इस प्रकार आपको 12 भाव में 9 ग्रहों का फलादेश करके बताया है मेष लग्न में। कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट्स में बताइए। आपकी लग्न कौन सी है, आपको कौन से भाव के बारे में जानकारी चाहिए, आप मुझे बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, प्रेम कीजिएगा। आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए। जय श्री कृष्णा, नमस्कार।